सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के सबसे नए वेब शो डूम पेट्रोल के बारे में, जिसके सीजन 1 को शुरू कर दिया गया है और सीजन 1 का पहला एपिसोड रिलीज हो गया है। जी हाँ, हर वीक फ्राइडे के दिन इसके एक एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे, यानी आपको हर सैटरडे वेट करना पड़ेगा इसके नए एपिसोड के आने का, और उसके बाद ही मैं आपको उस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। और आप मुझसे अगर ये पूछोगे कि डूम पेट्रोल में टोटल कितने एपिसोड्स हैं, तो सीजन 1 में टोटल 13 एपिसोड्स हैं जो हर फ्राइडे रिलीज होंगे, जिसके बाद सैटरडे को आपको उसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सीजन 1 के पहले एपिसोड को, वो भी पूरी के पूरी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। वरना अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो पहले जाकर आप इस एपिसोड को देख लीजिए, उसके बाद ही आकर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। वरना जैसे कि स्पॉइलर वार्निंग मैंने स्टार्ट में दे दी है, बाकी मर्जी आपकी है। सो फ्रेंड्स, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पैरागुरी सिटी से और ईयर है 1948 का, जहां पर हम एक इंसान को देख सकते हैं जो अपने गधे के साथ उस सिटी में घूम रहा है, और हम बैकग्राउंड में एलन टुटकी का नरेशन सुन सकते हैं, जो हमें ऐसे ही पूरे के पूरे एपिसोड्स में सुनाई देगा, ताकि हम हर एक कैरेक्टर से काफी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सके। और ये ट्रिक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि एक हिसाब से एलन हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं, वो भी फोर्थ वॉल ब्रेक कर कि आज की तारीख में लोग सुपर हीरोज पर बनी हर एक चीज देखना चाहते हैं। तो अब ये शो भी अब आपको वही दिखाएगा, लेकिन इस शो में आपको सुपर हीरोज नहीं बल्कि सुपर जीरोज देखने मिलेंगे, जो जिंदगी से पूरी तरीके से हार चुके हैं, जिनके पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, और अब वो लोग दुनिया बचाने की सोचेंगे। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है एलन टुटकी का कैरेक्टर एरिक मॉडिक, जो काफी पैसे वाला है और वो अपने इन पैसों की मदद से अलग अलग खोज में दिलचस्पी रखता है। और अब यहाँ पर मिस्टर मॉडर्न भी इसी काम के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि इस गाँव में एक पागल सा डॉक्टर है जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन इस बार का एक्सपेरिमेंट काफी खास है, इसलिए मिस्टर मॉडर्न वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट को खुद अपनी आंखों से देखने आए हैं, वो भी पूरे पैसे के साथ। जिसके बाद वो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमें नरेशन के जरिए ये बताते हैं कि वही एरिक मॉडर्न है जो इस सीरीज के सबसे बड़े विलन है, और उनका नाम अब मिस्टर नोबॉडी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो डॉक्टर मिस्टर मॉडर्न पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जिस वजह से मिस्टर मॉडर्न अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और बस हंसते ही रहते हैं। इसके आगे की हमें डिटेल नहीं दिखाई जाती और ये सीन हटता है और हमें सीधे दिखाया जाता है फ्लोरिडा सिटी, और ईयर है 1988 का, जहाँ पर हमें एक मशहूर रेसर दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लिफ सेल्थी, जिसका चक्कर अपनी बेटी की बेबी सिटर के साथ चल रहा है। और ये चीज मिस्टर क्लिफ की वाइफ ने भी नोटिस की है, लेकिन वो कभी मिस्टर क्लिफ को रंगे हाथों पकड़ नहीं पाई, लेकिन उसे पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है उन दोनों के बीच। और फिर आता है रेस का दिन, जहाँ पर मिस्टर क्लिफ अपनी रेसिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस्टर क्लिफ की वाइफ उनके पास आकर उनसे बात करती है, तो ये कहती है कि रेसिंग के टाइम पर तुम वहीं पर मर जाना। जिसके बाद मिस्टर क्लिफ अपनी कार में बैठकर रेस शुरू करते हैं, और उसी टाइम पर माइक क्लिफ को गाइड कर रहा होता है बाइक, जहाँ पर बीच में क्लिफ की वाइफ बीच में आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और ये कहती है कि मेरा चक्कर बाइक के साथ चल रहा है। और ये देखकर क्लिफ काफी गुस्सा हो जाता है और जाकर एक कार को टक्कर मार देता है, जिस वजह से एक कार क्रैश होती है। और ये सीन हटता है और हमें सीधे दिखाया जाता है एक लैब का सीन, जहाँ पर क्लिफ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है चीफ के कैरेक्टर से, जिसका रोल टिमोथी डेल्टन कर रहे हैं। तो उनके कैरेक्टर की डिटेल फिलहाल तो एपिसोड 1 में दी नहीं गई है कि असल में चीफ का मकसद है क्या और वो क्यों इन लोगों को अपने इस बड़े से मेंशन में पाल रहे हैं। तो आगे चलकर डेफिनेटली हमें इसका रीजन जरूर पता चलेगा। खैर, तो दिन गुजरते रहते हैं और अब तक क्लिफ पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और ना ही वो सही तरीके से अपने पैरों पर चल सकता है, लेकिन अब तक हमें क्लिफ के कैरेक्टर को दिखाया नहीं गया है कि क्रैश के बाद वो कितना रिकवर हुआ है। लेकिन बीच बीच में हमें दो और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक है लैरी टेलर और दूसरी रीटा। तो जब यहाँ पर क्लिफ को पूरी तरीके से होश आ जाता है, तो वो नजर डालता है कि ये साल है 1995 का, जबकि उसने जब लास्ट टाइम रेस शुरू की थी तो वो ईयर था 1998 का। और यहाँ पर चीफ क्लिफ को ये बताते हैं कि लोग तुम्हें मरा हुआ मानते हैं और तुम 1988 में ही मारे गए थे, और इससे ज्यादा डिटेल चीफ क्लिफ को देते नहीं है और उसे शट डाउन कर देते हैं। जिसके बाद रीटा आकर उसे फिर से रिस्टार्ट करती है, जिसके बाद वो चीफ के बारे में उसे ये बताती है कि चीफ काफी अच्छे इंसान है और इसी वजह से वो और लैरी उनके साथ रहते हैं। जिसके बाद वो एक आईना लेकर आकर क्लिफ को उसकी शक्ल दिखाती है, जो पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर क्लिफ अब एक पूरा रोबोट बन चुका है।
ये डिटेल देकर रीटा भी क्लिफ को शट डाउन कर देती है। जिसके बाद चीफ वहाँ पर आकर रीटा से ये कहते हैं कि अभी क्लिफ रेडी नहीं था, उससे आगे चलकर हम धीरे धीरे उसे सब कुछ बता देते थे। जिसके बाद रीटा कहती है कि अगर सच्चाई जितनी जल्दी उसके सामने आएगी तो वो इस सच्चाई को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा, वरना चीजें बस उलझती ही जाएगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जब क्लिफ को रिस्टार्ट कर दिया गया है तो वो अपने पैरों पर चल नहीं सकता और उसे मूव करने के लिए एक ट्रॉली पर रखा जाता है, जिसकी मदद से उसे हर जगह ले जाया जाता है ताकि वो चीफ के पूरे घर को देख सके और जान सके कि ये जगह है क्या। जिसके बाद चीफ उसे सारी डिटेल देते हैं कि ये जगह उनकी घर है जहाँ पर उसके जैसे और भी लोग रहते हैं जो हालात के मारे हैं और वो सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। और फिर क्लिफ चीफ से ये पूछता है कि उसकी वाइफ और बेटी कहाँ पर है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं तो डेफिनेटली क्लिफ की वाइफ जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी, क्योंकि वो पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसकी डेथ को पूरे 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में हर एक चीज बदल जाती है। लेकिन अब भी क्लिफ को पूरी तरीके से सभी चीजें याद नहीं आई है, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें भरी हुई है जिस वक्त तक वो सिर्फ अपनी वाइफ से झगड़े करता था। जिसके बाद चीफ उसे ये समझाते हैं कि हालात बदलते रहेंगे और तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद क्लिफ को घर का पूरा टूर करवाया जाता है और फिर गार्डन भी दिखाया जाता है ताकि वो बाहर की फ्रेश हवा ले सके। लेकिन यहाँ पर क्लिफ को कोई भी चीज महसूस नहीं होती, ना उसे दर्द महसूस होता है और ना ही कोई फीलिंग्स। जिसके बाद गार्डन में लैरी क्लिफ को अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो आज ऐसा क्यों है और हमें दिखाया जाता है कि लैरी प्लेन उड़ाने में सबसे ज्यादा माहिर था, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। और ये ईयर था 1961 का और सिटी थी कैलिफोर्निया, जहाँ पर लैरी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था, जहाँ पर उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे। और फिर एक दिन लैरी को एक स्पेस प्रोग्राम में भर्ती होने के लिए कहा गया, जहाँ पर उसे सबसे तेज एटॉमिक एज मशीन का टेस्ट करना था जो स्पेस में भी जा सकती थी। और फिर लैरी उस रॉकेट से भी तेज जेट को लेकर स्पेस में चला जाता है और स्पेस के बाहर वो एक एनर्जी से टकराता है, जिसकी वजह से उसका जेट पूरी तरीके से बंद हो जाता है और लैरी उस प्लेन के अंदर ही बेहोश हो जाता है और फिर वो अर्थ की तरफ फिर से गिरने लगता है। ये चीज जब पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट वाले नोटिस करते हैं तो वो लोग उस प्लेन की तरफ भागते हैं जल्द से जल्द। और यहाँ पर हम लैरी के दोस्त को भी देख सकते हैं जो काफी बेचैन है। जिसके बाद लैरी का वो जेट क्रैश होता है और लैरी पूरा के पूरा बारबेक्यू हो गया है और इस हालत में भी लैरी उस आग से बाहर निकलकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और फिर स्टोरी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। और फिर एपिसोड के एंड होने से पहले हमें बाकी की लैरी की स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन मैं उस स्टोरी को यहीं पर कवर कर देता हूँ, जहाँ पर हम लैरी की लाइफ का दूसरा सच भी जानते हैं कि लैरी असल में अपनी मैरिज लाइफ से एक तरीके से खुश ही था, लेकिन उसका एक सीक्रेट भी था और वो सीक्रेट उसके यूनिट के एक मेंबर का था जिससे लैरी बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उस टाइम जब वो जला तो वो पूरी तरीके से उम्मीद खो चुका था और इसके बारे में जब भी लैरी सोचता है तो लैरी अपने उस शरीर को छोड़ देता है और बन जाता है मिस्टर नेगेटिव। और अब आते हैं रीटा के कैरेक्टर पर कि रीटा के पास ऐसी कौन सी पावर्स है और वो क्यों चीफ के साथ उस घर में रहती है। और हमें दिखाया जाता है रीटा का पास, जिसका ईयर था 1955 का और 50s में रीटा एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिसे हर दुनिया जानती थी क्योंकि उसके खूबसूरती के किस्से काफी मशहूर थे। पर 1995 में जब रीटा अफ्रीका के जंगलों में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वहाँ पर उसके साथ एक इंसिडेंस होता है, लेकिन उसके पहले हमें दिखाया जाता है कि अफ्रीका के सबसे बेस्ट कैमरामैन को रीटा नौकरी पर से निकलवा देती है क्योंकि उस कैमरामैन का एक हाथ नहीं था और रीटा नहीं चाहती कि उसके सामने कोई बदसूरती रहे। ये चीज हमें दिखाती है कि रीटा कितनी ज्यादा मतलबी थी, वो सिर्फ और सिर्फ खुद को ही ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन एक टाइम पर जब रीटा को बोट का एक सीन करना होता है तो उस टाइम पर वो छोटा सा ब्रिज टूट जाता है और रीटा एक लेक में गिर जाती है और सभी लोग देखकर आगे नहीं बढ़ते रीटा को बचाने के लिए। जिसके बाद डायरेक्टर चिल्लाता है तो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लेक में रीटा जब किनारों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ पर एक पत्थर हिला, जिस पत्थर में से एक अजीब सी शक्ति बाहर आई और वो चमकती हुई रोशनी सीधा रीटा के मुंह में घुस गई। जिसके बाद रीटा जब पानी से बाहर निकली तो सब लोग रीटा को देखने लगे क्योंकि उस टाइम तक रीटा की शक्ल बहुत ही बदसूरत हो गई थी, यहाँ तक कि लोग उसकी शक्ल को देखकर उल्टी भी करने लगे थे। और तब से लेकर अब तक रीटा खुद को दुनिया से छुपा कर रखती है ताकि कोई उसका वो गंदा चेहरा देख ना पाए। और फिर यही सब चीजें चलती रहती है जहाँ पर क्लिफ अपनी बेटी को याद कर चलना सीखता है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब चीफ क्लिफ को उसका आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद क्लिफ को उस रात की वो घटना याद आ जाती है जिस टाइम पर उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर क्लिफ का एक्सीडेंट उस रेसिंग ट्रैक पर नहीं बल्कि कार चलाते वक्त हुआ था, क्योंकि मौत को काफी करीब से देखने के बाद क्लिफ को ये पता चल गया था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि क्लिफ को उसकी वाइफ ने छोड़ दिया था और हर एक चीज क्लिफ को अधूरी लग रही थी। इसलिए उस टाइम पर क्लिफ ने कॉल कर अपनी वाइफ को कन्विंस कर लिया था कि वो उसके साथ फिर से घर पर आके रहने लगे ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। और क्लिफ की इस बात को सुनने के बाद क्लिफ की वाइफ और उसकी बेटी क्लिफ के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है जिस पर क्लिफ की नजर नहीं जाती और क्लिफ अपनी कार को सीधे उससे टकरा देता है, जिसके बाद मौके पर ही क्लिफ की बेटी और वाइफ वहीं पर मारे जाते हैं और क्लिफ की कंडीशन बहुत ही सीरियस हो जाती है। और उस कंडीशन में चीफ ने क्लिफ को ही बचाया क्योंकि क्लिफ का पूरा शरीर बेजान हो गया था, सिर्फ क्लिफ का दिमाग ही काम कर रहा था, जिसे चीफ ने अब उस रोबोट में डाला है
है, जिसके बाद से हम क्लिफ को क्लिफ के नाम से नहीं बल्कि रोबोट मैन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी लंबा टाइम जंप, क्योंकि कई सालों तक उन लोगों ने खुद को उस घर में ही बंद रखा और साल दर साल बीतते गए, लेकिन इस टाइम तक क्लिफ और लैरी ने मिलकर एक पूरा का पूरा रेसिंग ट्रैक बनाया है। और यहाँ तक कि लैरी एक ट्रक में कुछ प्लांट्स भी उगाता है। वेल, तो ये टाइम जंप पूरे प्रेजेंट के टाइम पर आती है, यानी 2019 में, जहाँ पर हमें फिर से एक और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम है जेन, जिसे लोग क्रेजी जेन के नाम से जानते हैं, जिसकी अलग अलग काफी सारी पर्सनैलिटीज है। और वो इन सब में सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनती और हर वक्त बस गालियां ही देते रहती है। यहाँ तक कि वो चीफ को भी बुरा भला कहती है, क्योंकि टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जेन क्लिफ को काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि क्लिफ उसे अपनी बेटी की नजर से देखता है, क्योंकि आज जो साल हुए हैं उन साल के हिसाब से क्लिफ की बेटी इतनी ही बड़ी होती अगर चीजें सब कुछ ठीक होती तो। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब चीफ किसी काम से अपने मेंशन को छोड़कर बाहर जाते हैं, और ये वक्त था कि सभी मेंबर्स अब घर में पूरी तरीके से अकेले हैं और उनके पास आजादी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर मौके का फायदा और कोई नहीं बल्कि जेन उठाएगी। वो बाकी सभी को कन्विंस कर लेती है कि वो लोग उसके साथ मिलकर टाउन घूमे और देखे कि दुनिया कितनी खूबसूरत है इस बेकार और बोरिंग से घर के अलावा। जिसके बाद सभी जेन की उस बात को मान जाते हैं और निकल पड़ते हैं उस टाउन को देखने के लिए, और ये भी देखने की दुनिया कितनी बदल चुकी है। जहाँ पर रीटा एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर एक वेटर रीटा को नोटिस करती है और उससे कहती है कि तुम 50s की एक्ट्रेस रीटा की तरह दिखती हो, जो उस टाइम पर बहुत ही फेमस थी। और उस वेटर के फादर उसे रीटा की हर एक फिल्में दिखाते थे। ये सारी चीजें सुनकर रीटा काफी खुश होती है। जिसके बाद वो वेटर रीटा को एक बुरी बात भी बताती है कि कैसे रीटा का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आखिरी टाइम पर जब रीटा का करियर खत्म हुआ था तो रीटा ने पोर्नोग्राफी की तरफ अपनी दिलचस्पी ज्यादा दिखाई थी, इसलिए वो जाकर पोर्नोग्राफी फिल्में करती थी। और ये सुनकर रीटा पूरी तरीके से टूट जाती है और फिर से हम वहाँ पर रीटा की वो भयानक सी शक्ल देख सकते हैं। और फिर ऐसा ही कुछ लैरी के साथ भी होता है। लैरी एक बार में बैठकर बियर मंगाता है, जहाँ पर लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि लोग इस बात में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं कि जब लैरी के पूरे मुंह पर पट्टियां हैं तो वो बियर पिएगा कैसे। और ये चीज लैरी को काफी नर्वस कर देती है। जिसके बाद हम लैरी के सीने पर कुछ अजीब सी लाइट्स देख सकते हैं। जिसके बाद लैरी उस बार से सीधे बाहर भाग जाता है। और उसके बाद हम क्लिफ और जेन के बीच एक बाप बेटी की काफी अच्छी रिलेशनशिप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जेन जब क्लिफ को ये बताती है कि उसकी बेटी मरी नहीं बल्कि जिंदा है, तो ये बात सुनकर क्लिफ काफी गुस्से में आ जाता है और उससे ये कहता है कि उसे जाकर उसकी बेटी को नहीं मिलना, क्योंकि उसकी बेटी क्लिफ को इस हालत में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर हम लोगों का शोर सुन सकते हैं, क्योंकि रीटा जो पूरी तरीके से नर्वस हो गई थी और काफी भयानक दिख रही थी, वो जब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो उसका शेप पूरी तरीके से चेंज हो गया और लोग उसे देखकर भागने लगे। और ये चीज रीटा को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो बस आगे बढ़ती जाती है और काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती है। जिसके बाद लैरी भी जब बाहर की तरफ आता है तो लैरी खुद का शरीर छोड़कर नेगेटिव मैन बन जाता है और बिजली की तारों में जाकर काफी सारे विस्फोट करता है। और फिर हालात को संभालने के लिए क्लिफ एक बस के आगे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो उस रोड को तोड़कर रोड को ऊपर उठा लेते हैं और रीटा एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है और क्लिफ से ये कहती है कि वो उसे घर पर ले चले। और फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने घर पर है और बैठकर न्यूज देख रहे हैं। और ये चीज चीफ ने भी नोटिस कर ली है जब वो शहर के अंदर आए तब। और अब चीफ काफी भड़के हुए हैं और वो अपना पूरा गुस्सा जाकर उन सभी पर निकालते हैं कि उन्होंने उन लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया था, क्योंकि एक अनजान सा खतरा उन लोगों की तरफ आ रहा है जिनका उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि जब चीफ सिटी के अंदर एंट्री कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने एक डोंकी को देखा था। ये वही डोंकी था जिसे हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था और यहीं पर से चीफ को शक हो गया था कि वो जो कोई भी चीज है वो अब इस टाउन पहुंच गई है और उसे पता चल गया है कि चीफ कहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके लिए चीफ ये डिसाइड करते हैं कि वो इस टाउन को छोड़कर चले जाएंगे और पीछे जो भी तबाही होगी इस टाउन की उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग अब तक प्रिपेयर नहीं है एक बड़ी वॉर के लिए और ना ही वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लिफ उनकी बात से एग्री नहीं करता और वो उस टाउन को बचाने निकल पड़ता है अकेले। जिसके बाद जेन क्लिफ के इस डिसीजन को देखकर ये डिसाइड करती है कि वो भी क्लिफ की मदद करने जाएगी और ना चाहते हुए भी रीटा और लैरी को इस जंग में कूदना पड़ता है। और हम देख सकते हैं कि वो लोग सिटी के उसी मोड़ पर आकर रुक गए हैं जहाँ पर उन लोगों को वो प्रॉब्लम नजर आने वाली है। लेकिन असल में वो बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने नहीं बल्कि उसी बस की पीछे की सीट पर बैठा हुआ है जो मिस्टर नोबॉडी है और वो इतने सालों में काफी बदल भी गया है। और यहाँ पर वो चीफ को जानता है और ये भी जानता है कि चीफ अपनी एक पूरी टीम रेडी कर रहे हैं ताकि वो लोग मिस्टर नोबॉडी को रोक सके। जिसके बाद मिस्टर नोबॉडी ये डिक्लेयर करता है कि वो इस वॉर के लिए रेडी है और ये भी देखेगा कि चीफ के सुपर हीरोज जो किसी काम के नहीं वो लोग कुछ काम कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनके सामने एक डोंकी आया है जो फाट करता है और उस फाट में हमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है और वो चीज लिखी हुई है द माइंड इज द लिमिट। यानी अब यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो सोच के बिल्कुल परे होने वाला है, क्योंकि उस टाउन के उस रोड में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें कंफ्यूज करके चला जाता है कि असल में वहाँ पर ऐसा क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने कहा हर वीक इसका एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा डीसी यूनिवर्स के उस स्ट्रीमिंग सर्विस पर, जिसकी
एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसी टाइम पर रेडी कर दे दूंगा, ताकि आपको इस एपिसोड्स को देखने के लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है डूम पेट्रोल के इस पहले एपिसोड को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आप इसके बाकी के एपिसोड्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड है या नहीं? तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।